Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस के PYQs 2016 में आए हुए क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस होंगे, नंबरिंग होगी इसकी 1 से लेके 25, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 25 तक हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। और जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। वीडियो को कंटिन्यू करूं उसके पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। और ऐसा नहीं है कि ये जो PYQs हैं बाकी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए हेल्पफुल नहीं है, ये उतने ही हेल्पफुल है बाकी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी। यानी कि अगर आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं हिमाचल का, तो हिमाचल का जो एंट्रेंस एग्जाम दे रहा है वो ये देख सकता है। ऑलरेडी मैंने जामिया के कराए हुए हैं, तो क्योंकि क्वेश्चंस फिक्स रहते हैं, घूम फिर कर इधर उधर आते रहते हैं और आप लोगों ने ये देखा भी हो। तो जो भी आप यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी का आप एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, तो ये एंट्रेंस एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं इनको देखते रहिए। चाहे आप इसको 2x पर चला के ही देखिए, है ना, चाहे इनके सॉल्यूशंस याद करके जाइए, पर ये आपके लिए यूजफुल है। ऐसा नहीं है कि AMU में जो क्वेश्चन आते हैं वो हिमाचल में नहीं पूछे जाते, वो पंजाब में नहीं पूछे जाते, ऐसा नहीं है। तो ये देखने चाहिए आप। चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है चैनल को, और लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, फर्स्ट क्वेश्चन में मैथमेटिकल फिजिक्स का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक वेक्टर इक्वेशन दी गई है। ठीक है, ये वेक्टर इक्वेशन क्या है, एक मिनट रुकिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर में बोला गया है डबल इंटीग्रेशन ऑफ AXI कैप प्लस BYJ कैप प्लस CZ के कैप, यानी कि ये वेक्टर क्वांटिटी है हमारे पास, ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। फ्रॉम गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम यहाँ पर यूज करेंगे हम गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम को अगर आप यूज करते हैं तो यहाँ से हम इक्वेशन को लिखते हैं V डॉट ds इक्वल्स टू यहाँ पर डाइवर्जेंस ऑफ V और फ्री हो जाता है इसका वॉल्यूम इंटीग्रेशन। हमारे पास जो वेक्टर है वो ये वेक्टर है। तो वेक्टर जो हमें यहाँ पर गिवन है, जो यहाँ पर है वो है AXI कैप प्लस BYJ कैप और प्लस CZ के कैप। इसका मैं कर लेता हूँ डाइवर्जेंस। तो इसका आप डाइवर्जेंस करोगे तो यहाँ पर डाइवर्जेंस करने के बाद ये क्या बनेगा, ये बनेगा A प्लस B और प्लस C। ध्यान रहे कि डाइवर्जेंस करने के बाद हमेशा स्केलर क्वांटिटी बनती है और ग्रेडियंट करने के बाद हमेशा वेक्टर क्वांटिटी बनती है ना। IJK नहीं लगाना है यहाँ पर। अब मेरे हिसाब से ये आपको पता होगा कि डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है और ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, इतना पता होना चाहिए। नहीं पता तो फिर प्रिपरेशन बर्बाद हो रखी है तुम्हारी। तो हमें करना है इसका वॉल्यूम इंटीग्रेशन। अब ये स्पेरिकल सरफेस है, तो स्पेरिकल सरफेस के केस में जो हमारा वॉल्यूम इंटीग्रेशन है उसको हम कैसे लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं R स्क्वायर dr d थीटा और d फाई। साथ में क्या रहता है, साइन थीटा, और साथ में क्या रहता है, साइन थीटा। तो dv की वैल्यू, यानी कि हम पूरा इसके अंदर वैल्यू डाल दें तो यहाँ पर ट्रिपल इंटीग्रेशन होगा। ट्रिपल इंटीग्रेशन तो r की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, r बराबर 0 से, और यहाँ रेडियस कितनी आ रही है, 1 आ रही है, ये कहाँ तक आएगा, 1 तक आएगा। पाई की जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, 0 से 2 पाई। और थीटा की जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, 0 से और पाई तक। ये सारी की सारी वैल्यू डाल दो। तो यहाँ डाइवर्जेंस ऑफ V की वैल्यू हो गई A प्लस B प्लस C, और बाकी की वैल्यू क्या हो गई, R स्क्वायर साइन थीटा dr d थीटा और d फाई। इसको सॉल्व करना है आपको। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर क्या बनेगा, ये बनेगा 4/3 पाई A प्लस B प्लस C। क्या बनेगा, 4/3 पाई A प्लस B प्लस C। क्योंकि जब आप d फाई का इंटीग्रेशन करोगे तो वो बन जाएगा 2 पाई, साइन थीटा का इंटीग्रेशन करोगे तो वो बनेगा कॉस थीटा, जिसकी लिमिट्स आप लगाओगे तो वो बन जाएगा कितना, 2। तो ये बन जाएगा 4 पाई/3 ना, क्योंकि r स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो वो बनेगा r³ 3, तो वहां से आपके पास 3 आ जाएगा। और लिमिट लगाओगे रेडियस की, तो रेडियस की लिमिट 0 से 1 है तो रेडियस 1 हो जाएगा। यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, 4/3 पाई A प्लस B प्लस C। करेक्ट आंसर इज D। तो इसका D जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है वेक्टर फील्ड। वेक्टर फील्ड की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है F इक्वल्स टू YZ I कैप प्लस XZ J कैप
प्लस वाई जेड के कैप। ये हमें वेक्टर फील्ड की वैल्यू गिवन है। हमें निकालना है डाइवर्जेंस। सबसे पहले डाइवर्जेंस इसका चेक कर लो। तो इसका डाइवर्जेंस चेक करोगे तो डाइवर्जेंस का मतलब क्या है, डी अपॉन डी एक्स आई के साथ, तो यहाँ पर वाई जेड प्लस डी अपॉन डी वाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स जेड, प्लस डी अपॉन डी जेड, और यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई जेड, डी अपॉन डी जेड, और ये क्या हो जाएगा एक्स वाई, सॉरी एक्स वाई है, मैंने गलत लिखा है, ये वाई जेड एक्स जेड और ये एक्स वाई है, एक्स वाई है, तो ये हो जाएगा एक्स वाई, और यहाँ पर भी लिख दो एक्स वाई, तो ये हो जाएगा एक्स वाई। अब इसको सॉल्व करो, ये जीरो प्लस ये भी जीरो और प्लस ये भी जीरो, इसका मतलब डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड कितना आ गया, जीरो आ गया। तो दैट मीन्स कि ऑप्शन सी गलत हो गया, ऑप्शन डी गलत हो गया, ए और बी में से कोई आंसर है। अब आपको निकालना है कर्ल, तो कर्ल ऑफ एफ आप चेक करेंगे, तो वो कैसे चेक करेंगे, उसके लिए आप लिखो आई कैप, जे कैप और के कैप। यहाँ से लिख दो आप डेल अपॉन डेल एक्स, ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल वाई, ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल जेड, और यहाँ से ये बन जाएगा कितना वाई जेड, ये बन जाएगा एक्स जेड और ये बन जाएगा एक्स वाई। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा आई, ये बनेगा डेल अपॉन डेल वाई एक्स वाई, डेल अपॉन डेल वाई एक्स वाई, तो यहाँ से बन जाएगा एक्स माइनस, ये बनेगा माइनस एक्स, फिर माइनस जे कैप करोगे तो ये बन जाएगा वाई, और ये बन जाएगा वाई, और फिर प्लस के कैप करोगे तो ये बन जाएगा जेड और माइनस जेड, जेड और माइनस जेड, यानी कि ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी जीरो। हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर थर्ड में रेजिड्यू निकालना है। रेजिड्यू निकालना है कहाँ पर, जेड इक्वल्स टू माइनस वन बाई टू पर रेजिड्यू निकालना है। तो हमें क्या दिया हुआ है, एफ जेड इक्वल्स टू जेड अपॉन टू जेड प्लस वन और फाइव माइनस जेड। तो सबसे पहले तो यहाँ सिंपल पोल आ रहे हैं, सिंपल पोल कहाँ कहाँ आ रहे हैं, सिंपल पोल्स एट, इधर एक तो आ रहा है जेड इक्वल्स टू माइनस वन बाई टू पर, और एक कहाँ आ रहा है जेड इक्वल्स टू फाइव पर। अब आपको रेजिड्यू निकालना है, रेजिड्यू एट जेड इक्वल्स टू माइनस वन बाई टू। कैसे निकालेंगे, लिमिट जेड टेंस टू माइनस वन बाई टू, यहाँ पर आप लिखोगे टू जेड प्लस वन बाई टू, टू जेड प्लस वन, सॉरी, यहाँ पर लिखोगे टू जेड प्लस वन, ये जेड एज इट इज, और यहाँ पर टू जेड प्लस वन, और यहाँ पर रखोगे आप फाइव माइनस जेड। इसको सॉल्व करना है और आंसर निकालना है ना, इसको सॉल्व करके आप इजीली आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, वर्क डन टू इंक्रीज द स्पीड। अब ये जो स्पीड है ये रिलेटिविस्टिक स्पीड आ रही है, 1.8 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड, इसी तरह से आ रही है 2.4 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है ये अप्रोच कर रही है किसको, लाइट की स्पीड को। दैट मीन्स यहाँ पर रिलेटिविस्टिक थ्योरी अप्लाई होगी, है ना। तो रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी, रिलेटिविस्टिक, यहाँ पर जो हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो यूज करेंगे रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। तो वो रिलेटिविस्टिक एनर्जी लिखी जाएगी कितनी, वो लिखी जाएगी गामा माइनस वन और एम सी स्क्वायर, गामा माइनस वन एम सी स्क्वायर। यहाँ गामा जो है गामा, वो गामा किसके बराबर होता है, वन माइनस वन अपॉन बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगा, वर्क डन के। तो वर्क डन जो हो जाएगा, वर्क डन वो हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा गामा फाइनल, गामा इनिशियल और एम सी स्क्वायर। गामा फाइनल की जो वैल्यू निकालोगे आप, यानी कि वी की वैल्यू रखोगे 2.4। यहाँ से वैल्यूज मैंने लिखी हुई है तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, एक मिनट को बता देता हूँ आपको मैं क्या वैल्यू आएगी। इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.66, गामा एफ की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.66, गामा आई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.25, और ये एम जो है इसकी वैल्यू मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कंसीडर कर ली है, तो ये वैल्यू हम रखेंगे 0.48, ये वैल्यू हम रखेंगे 0.48 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेटली 0.2 मेगा इलेक्ट्रॉन ना। हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, यहाँ पर हमें पूछा है एक रॉकेट के लिए उसका एंगुलर मोमेंटम। रॉकेट का हमें दिया है मास, रॉकेट का मास जो है वो कितना है 10 पावर 6 किलोग्राम। के बाद उसकी जो स्पीड है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दी है
यानी कि वी वेक्टर की वैल्यू दी है 500 और मीटर पर सेकंड, और ये कौन सी डायरेक्शन में है, आई कैप में है। इसका जो एल्टीट्यूड है यानी कि वाई वो है 10 किलोमीटर, उसको मैं 10 पावर 4 मीटर लिख देता हूँ, और ये है जे कैप। और इसी तरह से एक्स वेक्टर की जो डायरेक्शन है, एक्स वेक्टर की वैल्यू है वो रखिए 10 पावर 4 और आई कैप में। इसका एंगुलर मोमेंटम पूछा है। एंगुलर मोमेंटम होता है आर क्रॉस पी। आर क्रॉस पी, आर का मतलब है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन जो वेक्टर है यहाँ पर वो क्या बन रहा है, एक्स। पोजीशन वेक्टर की वैल्यू बन रही है 10 पावर 4 आई कैप प्लस 10 पावर 4 जे कैप, ये तो बन रहा है पोजीशन वेक्टर। और क्रॉस प्रोडक्ट कराना है किसके साथ, एमवी के साथ। एमवी की वैल्यू कितनी होगी, 5 इंटू 10 पावर 8, और ये कौन सी डायरेक्शन में हो गया, आई डायरेक्शन। आई का आई से जीरो हो जाएगा और जे क्रॉस आई बनेगा माइनस के, तो यहाँ से आ जाएगा -5 इंटू 10 पावर 12 के कैप। -5 इंटू 10 पावर 12 के कैप। करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा इसका ए। तो ए विल बी द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अ व्हील टर्निंग विद एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड 30 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, यानी कि ओमेगा नॉट की वैल्यू दी है। ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी दी है, 30 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। नाउ इट ब्रॉट टू द रेस्ट, यानी कि ओमेगा फाइनल की जो वैल्यू है वो जीरो है, एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट है। तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन या एंगुलर स्पीड का कॉन्सेप्ट का यहाँ पर हमें यूज करना है। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला यूज करोगे, ओमेगा फाइनल स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। क्योंकि स्पीड कम हो रही है, स्पीड कम हो रही है या उसको जीरो पर ला रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा रिटार्डेशन और ये हो जाएगा माइनस। तो ये वैल्यू हो गई जीरो फाइनल। इनिशियल वैल्यू कितनी है, 30 रिवॉल्यूशन, तो 30 स्क्वायर में आ जाएगा -2 अल्फा, और थीटा रुकने से पहले कितना चला है वो 60 रिवॉल्यूशन, यानी कि 60 आ गया। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 900 अपॉन 120। अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 900 अपॉन 120, ये आ जाएगा 7.5। कितना आ जाएगा, 7.5। आपको निकालना है टाइम इलिप्स बिफोर इट्स स्टॉप। तो फर्स्ट इक्वेशन का यूज करना है, यानी कि ओमेगा फाइनल इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल माइनस अल्फा टी। तो यहाँ से टी की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा इनिशियल अपॉन अल्फा। तो ओमेगा इनिशियल की जो वैल्यू है वो है 30 और ये हो गया 7.5, तो ये आ जाएगा 4। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 4 सेकेंड। तो यहाँ से हम सिंप्लीफाई करेंगे, करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास 4 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। टू स्पेयर्स ऑफ सेम मास, वन इज सॉलिड एंड अदर इज होलो, हैव सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट देयर रेस्पेक्टिव डायमीटर्स। उनके डायमीटर के अबाउट उनके जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो सेम है। किसके अबाउट है, डायमीटर के अबाउट। तो अगर मैं बात करूं किसकी, मैं बात करूं अगर स्पेयर की, तो सॉलिड स्पेयर की अगर मैं बात करूं, तो ये एक्स एक्सिस जा रहा है, ये वाई एक्सिस जा रहा है ना। तो उसके केस में, सॉलिड स्पेयर के केस में, चाहे एक्स एक्सिस हो चाहे वाई एक्सिस हो, वो दोनों ही किसका काम कर रहे हैं, वो डायमीटर का काम कर रहा है ना। वो दोनों ही किसका काम कर रहे हैं, डायमीटर का। तो यहाँ पर सॉलिड स्पेयर के लिए और होलो के लिए सेम मास है दोनों का, तो आई सॉलिड इक्वल्स टू आई क्या हो गया, होलो, आई होलो। तो ये कितना हो जाएगा, 2/5 एम आर स्क्वायर, ये तो सॉलिड के लिए हो गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2/3 और एम, और ये इसके लिए लिख देता हूँ मैं स्मॉल आर स्क्वायर। मास दोनों का सेम है, हैव सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट देयर रेस्पेक्टिव डायमीटर्स। सेम मास है, सेम मास है, तो एम से एम क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आपको किसका रेशो निकालना है, रेडियस का रेशो निकालना है। तो सॉलिड की और होलो की जो रेडियस का रेशो है वो कितना हो जाएगा, 5/3। उसको रूट में निकाल के लिख दोगे तो आर अपॉन स्मॉल आर, ये हो जाएगा √5/3। √5/3 मीन्स ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अ क्यूब ऑफ साइड ए नॉट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखो ये कुछ ऐसा केस है, ये क्यूब है, क्यूब है तो इसकी जितनी भी साइड्स हैं वो सब सेम होंगी। अभी इसकी जो साइड्स हैं वो ए है ना। लेट सपोज इसकी जितनी भी साइड्स हैं वो ए है, और ये एस प्राइम फ्रेम के अंदर रखा हुआ है। कौन से फ्रेम के अंदर रखा हुआ है, एस प्राइम फ्रेम के अंदर रखा हुआ है। और एक फ्रेम है ये फ्रेम है, ये जेड प्राइम, और ये एस प्राइम फ्रेम है, और ये एस फ्रेम है। अब इसमें बोला है कि क्यूब ऑफ साइड ए नॉट विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी बी पैरेलल टू वन ऑफ इट्स एज इन एस प्राइम फ्रेम। तो ये एस प्राइम फ्रेम के अंदर बी नॉट वेलोसिटी से आगे जा रहा है, एस प्राइम फ्रेम के अंदर। तो एस प्राइम फ्रेम के अंदर क्या दिखेगा, इसको पीछे आ रहा हुआ है एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में,
तो मैंने आपको ये बताया हुआ है, नहीं बताया तो सुन लो कि इसके जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, कौन सी डायरेक्शन, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो इसकी लेंथ है उसमें कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा, है ना। इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो इसकी लेंथ है उसमें आएगा कॉन्ट्रैक्शन। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दो लेंथ आएगी, यानी कि दोनों ही ए नॉट होगी। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक बार ए1 ए प्राइम कितना कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा, कितना कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा, वो आ जाएगा ए नॉट अपॉन गामा। और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, ए नॉट अपॉन गामा। तो ये बन जाएगा ए नॉट और 1 अपॉन गामा। गामा की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर भी बन जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। नया जो वॉल्यूम बनेगा, नया वॉल्यूम वो कितना बनेगा, एक तो पुरानी साइड में जो पैरेलल, जो वेलोसिटी के पैरेलल साइड होगी उसमें कोई चेंज नहीं होगा, जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी साइड उसकी जो लेंथ है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर बन जाएगा ए वन स्क्वायर, है ना। तो ये बन जाएगा ए नॉट क्यूब और ये वैल्यू हो गई 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। दोनों के जो रूट है 1, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा ना। स्क्वायर हो जाएगा तो रूट क्या होगा, हट जाएगा। यहाँ से जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों का जो रूट है वो हट जाएगा, तो ए क्यूब हो गया। इनिशियल वॉल्यूम हो गया ए क्यूब। इनिशियल वॉल्यूम जो था इसका वो था वी नॉट, दैट इज इक्वल्स टू ए क्यूब। यहाँ से वैल्यू आ गई 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो वी नॉट किसके बराबर है, ए नॉट क्यूब के। तो यहाँ हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका सी। तो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहाँ पर बोला है द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। यहाँ पर आपको क्या करना है, डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना है। डायरेक्शन डेरिवेटिव, डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्शन डेरिवेटिव, डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालने का फॉर्मूला होता है, लिख देता हूँ यूनिट वेक्टर में ए। इसका सबसे पहले आप यूनिट वेक्टर ही निकाल लो। इसका यूनिट वेक्टर निकालोगे तो क्या बनेगा, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। और यहाँ पर यह आ जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 4। तो ये वैल्यू हो जाएगी ए कैप इजक्वल्स टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप अपॉन ये आ गया 3। अब इसका करना है हमें ग्रेडियंट। इसका ग्रेडियंट करोगे तो इसका यहाँ ग्रेडियंट कर देता हूँ मैं। तो ये बनेगा हमारे पास ग्रेडियंट करने के बाद ये 2x माइनस 2y आई कैप और फिर ये बनेगा माइनस 2x जे कैप और फिर ये बनेगा 2z के कैप। तो आपको पॉइंट कौन सा दे रखा है, 1,1,1, तो ये वैल्यू डाल दो। तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस 2j कैप और प्लस 2k कैप, ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसको आप सिंप्लीफाई करो। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ग्रेडियंट ऑफ फाई और डॉट ए वेक्टर, ग्रेडियंट ऑफ फाई की वैल्यू कितनी है, माइनस 2j प्लस 2k। और इसका डॉट प्रोडक्ट कराना है। इसका डॉट प्रोडक्ट कराओगे आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप और अपॉन 3। तो यहाँ से कितना बनेगा, आई वाला तो 0 हो जाएगा, ये बन जाएगा 4 और 4 8। ये आ जाएगा आंसर 8/3 का। जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 8/3। 8/3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है पावर निकालनी है ना, पावर इन द लाइन। देखो n यानी कि नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड, ये वैल्यू है p अपॉन ई। p अपॉन ई होता है, p मतलब पावर और e मतलब एनर्जी। तो फोटोन के केस में एनर्जी होती है एच न्यू, जिसको आप लिख सकते हो एच न्यू को सी अपॉन लेमड़ा से, एच सी अपॉन लेमड़ा। आपको निकालनी है पावर, तो पावर यहाँ से हो जाएगी एच सी एन अपॉन लेमड़ा, एच सी एन अपॉन लेमड़ा। एच सी की जो वैल्यू है वो गिवन है। एच सी की वैल्यू कितनी गिवन है, 1973 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर्मस्ट्रॉन्ग। इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर्मस्ट्रॉन्ग, ये 1973 की वैल्यू है। ठीक है, इसका आंसर मैंने निकाला हुआ है 1973 आर्मस्ट्रॉन्ग। ये वैल्यू है हमारे पास एच सी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप कन्वर्ट कर दो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। आर्मस्ट्रॉन्ग का मतलब हो गया 10⁻−10। एन जो हमें कितना गिवन है, वो गिवन है 10⁻18। और उसके बाद लैम्बडा की जो वैल्यू गिवन है वो है 2537 आर्मस्ट्रॉन्ग, यानी कि 10⁻−10। इसको सिंप्लीफाई कराना है। इसको जब आप सिंप्लीफाई कराओगे तो आंसर मेरे हिसाब से आना चाहिए 0.8 जूल। एक बार मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। 1973 डिवाइड बाई 2537 और मल्टीप्लाई 1.6
के बाद ये 0.1 आंसर आएगा, 0.1 जूल। तो इसका आंसर आएगा 0.1 जूल। डी आंसर आएगा इसका, डी। इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहाँ पर इसको इसकी आइगन वैल्यूज निकालनी है, आइगन वेक्टर निकालने हैं, सॉरी। मैं आपको हिंट दे देता हूँ करना कैसे। तो सबसे पहले तो आपको इसकी निकालनी पड़ेगी आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज कैसे निकालोगे? तो आइगन वैल्यूज के लिए 1/2 इसका आप लगा लो a माइनस लेमड़ा आई, a माइनस लेमड़ा आई, उस वाले मेथड से कर लो। यहाँ पर इसमें साथ में a माइनस लेमड़ा आई, तो यहाँ जो मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी a, कितना हो जाएगा 0 माइनस आई, ये हो जाएगा i माइनस 0 माइनस लेमड़ा आई। लेमड़ा कितना हो जाएगा? यहाँ बन जाएगी ये लेमड़ा 0 और 0 लेमड़ा, ये बराबर 0 हो गया। क्लियर? इसके बाद यहाँ से लेमड़ा की वैल्यू निकालनी है आपको। तो पहला वाला जो टर्म बनेगा वो क्या बनेगा? 0 माइनस लेमड़ा, यहाँ 1/2 पूरा अंदर मल्टीप्लाई हो सकता है, तो यहाँ बन जाएगा माइनस लेमड़ा, तो ये आ जाएगा माइनस लेमड़ा। फिर आएगा माइनस i/2, तो ये आ जाएगा माइनस i/2। ठीक, फिर बनेगा यहाँ पर i/2, तो यहाँ आ जाएगा i/2। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा माइनस लेमड़ा, ये आ जाएगा माइनस लेमड़ा इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई करो आप, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा लेमड़ा स्क्वायर, और यहाँ पर बनेगा प्लस आयोटा स्क्वायर अपॉन 4, आयोटा स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डालो, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डालोगे तो लेमड़ा स्क्वायर माइनस 1/4 इक्वल्स टू 0। लेमड़ा की आपके पास दो वैल्यू आएगी, 1 प्लस माइनस 1/2, दो वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1/2। तो आपको क्या करना है? आपको ऐसे मैट्रिक्स बना लो। ठीक है, कैसे बनाओगे? a माइनस लेमड़ा आई, तो यहाँ पर ये आपने a माइनस लेमड़ा आई जो बनाया हुआ है, इसमें लेमड़ा की वैल्यू एक बार प्लस 1/2 डाल दो, एक बार प्लस 1/2 डालोगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ व्हेन लेमड़ा इज इक्वल्स टू प्लस 1/2, प्लस 1/2 रखोगे तो यहाँ पर आपने रख दिया 1/2, यहाँ पर माइनस आयोटा बाई 2, यहाँ पर हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस आयोटा बाई 2। यहाँ पर आप लिख दो x1 x2 और इसको बराबर करो किसके? 0। ठीक है, इसको बराबर करो 0 के। तो यहाँ से x1 x2 में एक इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह से एक बार आप निकाल लोगे किसके लिए? लैम्बडा इक्वल्स टू माइनस 1/2 के लिए, फिर से x1 x2 की इक्वेशन बन जाएगी, तो आपके पास दो आंसर आ जाएंगे। मेरे हिसाब से इसका आंसर आना चाहिए सी, आंसर आना चाहिए इसका। अब चेक कर लेना एक बार चेक कर लेना, बी या सी में से एक आंसर आएगा इसका ना, तो वो चेक कर लेना। होगा वैसे ही जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर चाहो तो आप रो ट्रांसफॉर्मेशन भी लगा सकते हो। रो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या लगाओगे? इसमें अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे तो ये बनेगा R2 चेंज R2 चेंज R2 प्लस ये आयोटा है भाई, आयोटा, आयोटा है ना? हाँ, आयोटा, एक मिनट रुकना, आयोटा बाई 2, हाँ, R2 चेंज R2 प्लस आयोटा R1। तो जब इसको करोगे तो आयोटा R1, हाँ, तो ये 0 हो जाएगा और ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये बनेगा माइनस 1/2 माइनस i/2, पहला वाला टर्म 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद R2 माइनस 1/2 और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा और ये बन जाएगा x1 और ये हो जाएगा x2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आप इक्वेशन बना लोगे, तो इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन बनेगी x1 प्लस आयोटा x2 इक्वल्स टू 0, x1 इक्वल्स टू आयोटा x2 0। यहाँ से आपके पास जो सॉल्यूशन बनेगा x1 इक्वल्स टू, यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसको, ये बनेगा x1 इक्वल्स टू माइनस आयोटा x2, x1 इक्वल्स टू माइनस आयोटा x2 ना। तो इसकी जब मैट्रिक्स बनेगी, इसका जो वेक्टर बनेगा वो बनेगा 1/√2 और x1 पॉजिटिव, 1 की वैल्यू आयोटा रख रहे हो ना आप, x2 की वैल्यू सेम हो गई। तो ये इसके ये वाला आंसर बनेगा, ये वाला सी आंसर बनेगा इसका। क्या चेक कर लेना, इसका आंसर जो बनेगा वो सी बनेगा। क्योंकि अब जब आप इसका सॉल्यूशन बनाओगे तो सॉल्यूशन में ऐसे लिखोगे, ये बनेगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो बनेगा 1/√2 और x1 की वैल्यू आप लिख दोगे माइनस आयोटा x2 और यहाँ पर x2 रहेगा ही, तो ये सॉल्यूशन बन जाएगा। x2 की वैल्यू आप k मान लो, इसके बेस पर आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा आपके पास, ये सी आंसर आ जाएगा, माइनस और एक बार आएगा प्लस का। इस तरह से आप इसका आंसर निकाल लेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। फॉर एन इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल द फ्रैक्शनल डिफरेंस इन द एनर्जी। देखो ये जो वन डायमेंशनल इनफाइनाइट स्क्वायर के लिए है, ई एन का फॉर्मूला होता है, ये होता है एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर। अब डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस ई एन वो बराबर होगा ई एन प्लस वन माइनस ई एन। तो जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर और ये बनता है 2n प्लस वन। हमसे पूछा गया है क्या निकालना है, डेल्टा ई एन अपॉन ई एन, डेल्टा ई एन अपॉन ई एन। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ ई एन की जो वैल्यू है एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर है, ये बन जाएगा 2n प्लस वन अपॉन एन स्क्वायर। राइट आंसर इज सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी। यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं, ये देखना पड़ेगा मेरे को। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में बोला इन टर्म्स ऑफ वंडर वॉल कांस्टेंट ए एंड बी। तो इसका टी सी की वैल्यू होती है 8a अपॉन 27 आर बी। ये तो याद करने वाला क्वेश्चन है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो कारनोट इंजन है, कारनोट इंजन में ध्यान रखना जब इनका वर्क बराबर होता है, व्हेन, मैं लिख देता हूँ व्हेन, मैं यहाँ पर पहले आपको एक डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ। दो कारनोट इंजन है, एक इंजन ये है, फिर एक और फिर एक है, इस तरह से अरेंजमेंट है। इसका टेम्परेचर T1, इसका टेम्परेचर T2 और इसका टेम्परेचर T3। इसका जो वर्क डन आएगा W1 तो हम लिखेंगे Q1 माइनस Q2 से, और इसका जो वर्क डन आएगा उसको हम लिखेंगे Q2 माइनस Q3 से। दो कंडीशन बनेगी, याद करने वाली बता रहा हूँ, याद कर लेना है ना। व्हेन वर्क डन इज सेम, वर्क डन इज सेम, तो T2 जो है वो किसके बराबर होगा, T1 प्लस T3 अपॉन 2। दोनों का वर्क डन सेम होगा। जब एफिशिएंसी सेम होगी, क्या सेम हो, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी सेम होगी तो उस केस में T2 की वैल्यू बनेगी अंडर रूट T1 T3। तो हमें यहाँ बोला है कि वर्क आउटपुट दोनों का सेम है, वर्क आउटपुट दोनों का सेम है, तो T1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1200 और T3 की वैल्यू दे रखी है 300। ये हो गया 1200 प्लस 300 अपॉन 2। आंसर आ जाएगा इसका 750, 750 केल्विन इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ पर बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैक्सवेल इक्वेशन। देखो एक होती है टीवी पे सिनेमा, तो डेल टी अपॉन टीवी, पी पे सिनेमा डेल पी अपॉन डेल एस, और इसमें साथ में आता है माइनस। एक इसकी उल्टी बन जाएगी, उल्टा बन जाएगा, यानी कि डेल वी अपॉन डेल टी, और ये हो जाएगा डेल एस अपॉन डेल पी। तो इसमें देखो कौन सा भी लिखा है, डेल वी अपॉन डेल टी किस में लिखा है, और माइनस डेल एस अपॉन डेल पी, ये सही है। इसका उल्टा यहाँ पर जो लिखा है इसमें साथ में माइनस नहीं है, पर माइनस भी आना चाहिए, ये वाला गलत हो गया ना, ये रॉन्ग है, रॉन्ग। इसके अलावा बाकी एक लिखी होती है घड़ी पे, वो सुट्टा पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, कुछ भी बोल सकते हो आप, वो सिगरेट पी रहे हैं, इसमें प्लस आता है। इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा कर दोगे तो डेल पी अपॉन डेल टी डेल एस अपॉन डेल बी। ये दोनों ही लिखे हुए हैं यहाँ पर, ये भी लिखा हुआ है और ये भी लिखा हुआ है, ये गलत नहीं है। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पर बताना है मोलर स्पेसिफिक हीट सीवी। ये हो जाएगी एफ आर अपॉन 2। एफ नाइट्रोजन डायटोमिक गैस होगी, डायटोमिक गैस के लिए हो गया 5, ये हो जाएगा 5R/2। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। चेंज इन एंट्रोपी ऑफ 3.73 किलोग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ पर लेटेंट हीट चाहिए, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर फेज चेंज हो रहा है। फेज चेंज कैसे हो रहा है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाला तो वाटर है वो कन्वर्ट हो रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम में। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो होती है वो होती है 2256 किलो जूल पर किलोग्राम, किलो जूल पर किलोग्राम। यहाँ पर जो हीट हो जाएगी वो हो जाएगी ml। m कितना हो गया 3.73 और इंटू 2556 किलो जूल पर किलोग्राम। तो क्या निकालना है, एंट्रोपी। तो एंट्रोपी बराबर हो जाएगी Q ऑन T। तो डेल्टा Q की वैल्यू कितनी हो गई 3.73 इंटू 2256, तो टेम्परेचर जो हो गया वो हो गया 373। 100 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आएगा इसका 22.56
किलो जूल पर केल्विन, है ना। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। द पोटेंशियल फंक्शन फॉर द रीजन बिटवीन द पैरेलल सर्कुलर डिस्क ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंट लाइंग परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। तो मान लो ये डिस्क प्लेट है, ऐसे एक डिस्क ऐसे है, परपेंडिकुलर है, तो मान लो ये एक्सिस हो गया एक्स, तो ये एक्सिस है तो ऑब्वियस सी बात है ये वाई होगा, और ये जाएगा जेड। ये कौन सा जाएगा? जेड। यहाँ पर लगेगी लाप्लास कंडीशन, तो लाप्लास लाप्लास इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू फाई अपॉन डेल वाई टू प्लस डेल टू फाई अपॉन डेल जेड टू इक्वल्स टू जीरो। एक्स और वाई में सिमेट्रिक है तो डेल अपॉन डेल एक्स जीरो हो जाएगा और डेल अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि एक्स और वाई में दोनों में क्या रहेंगे? सिमेट्रिक रहेंगे। तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास डेल टू फाई अपॉन डेल जेड टू इक्वल्स टू जीरो। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से बनेगा फाई, यानी कि पोटेंशियल इक्वल्स टू ए जेड प्लस बी। पोटेंशियल जो है यहाँ पर बनेगा वो बनेगा ए जेड प्लस बी, जो कि ऑप्शन हो जाएगा सी। तो सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21। कैपेसिटेंस बिटवीन टू स्पेरिकल शेल्स। दो स्पेरिकल शेल है, एक स्पेरिकल शेल ये है और एक स्पेरिकल शेल ये है। दोनों की जो रेडियस है वो ए है, ए रेडियस है, एंड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी। दोनों डी डिस्टेंस से सेपरेट किए गए हैं, डी डिस्टेंस से सेपरेट हैं। तो उनके लिए कैपेसिटेंस बताना है, तो सबसे पहले आप पोटेंशियल निकाल लो। इसके लिए पोटेंशियल मैं 1 लिख देता हूँ, इसके लिए 2। पोटेंशियल ड्यू टू 1, मान लो इस पर चार्ज है Q, तो इस पर ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाएगा माइनस Q, कि दोनों प्लेट बना रहे हैं कैपेसिटर की। तो Q चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल आएगा सबसे पहले वो कितना आएगा? के क्यू अपॉन ए। इसका इसकी एक डिस्टेंस आ रही है ए, एक आएगा के क्यू अपॉन ए। एक तो पोटेंशियल ये हो गया और एक डी डिस्टेंस पर आएगा। भाई एक तो यहाँ पर आएगा के क्यू अपॉन ए और एक इस चार्ज की वजह से भी यहाँ पर आएगा। कितनी डिस्टेंस पर है? डी पर है, तो ये कितना आएगा? माइनस के क्यू अपॉन डी। इसी तरह से 2 के लिए जब निकालोगे तो एक बनेगा माइनस के क्यू अपॉन ए और एक बनेगा प्लस के क्यू अपॉन डी। तो ये इनके सेंटर पर क्या हो गया? पोटेंशियल की वैल्यू होगी ना। ये किसकी वैल्यू हो गई? पोटेंशियल की वैल्यू होगी। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जब निकालोगे V1 माइनस V2, वो कितना बनेगा? वो बनेगा के क्यू अपॉन ए माइनस के क्यू अपॉन डी, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया के क्यू अपॉन ए, और ये हो गया माइनस के क्यू अपॉन डी। माइनस हो जाएगा, हाँ ठीक है माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू बन जाएगी ये 2 के क्यू अपॉन ए और माइनस 2 के क्यू अपॉन डी। पूरे में से कॉमन निकाल लिया हमने 2 के क्यू, ये हमारे पास रह गया 1 अपॉन ए और माइनस 1 अपॉन डी, 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन डी प्लस ये। तो कैपेसिटेंस जो होता है वो होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस में Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो K ऊपर चला जाएगा, K को ऊपर चला जाएगा तो वो बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और नीचे रह गया 2। तो यहाँ है 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन डी। सिंस हमें गिवन है कि D ग्रेटर देन ए है, 1 अपॉन डी लेस देन 1 अपॉन डी लेस देन होगा 1 अपॉन ए, और ए बाई डी लेस देन हो जाएगा इससे 1 से। अगर मैं इसमें से कॉमन निकाल लूँ, क्या कॉमन निकाल लूँ? मैं इसमें से कॉमन निकाल लेता हूँ 2 अपॉन ए कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ये बनेगा 1 माइनस ए अपॉन डी। ए अपॉन डी लेस देन 1 है तो उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ से ए ऊपर चला जाएगा, ए ऊपर चला जाएगा तो ये बनेगा 2 पाई एप्सिलॉन ए। हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी, 2 पाई एप्सिलॉन। सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। कंसीडर टू कॉन्सेंट्रिक शेल ऑफ रेडियस R1 एंड R2। तो एक है R1 का और एक है R2 का, और R2 ग्रेटर देन है R1। तो लेट सपोज ये R1 है और ये R2 है, और इसके बीच में कहीं पर है एक वो सरफेस जिसके ऊपर आपको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये R हो गया। तो ये वाला जो है इसको मैं 2 बोल रहा हूँ और इसको मैं 1 बोल रहा हूँ। तो जो Q2 चार्ज है, Q2 चार्ज, उसके लिए जो रेडियस R वाला स्पेयर है वो उसके अंदर हो गया, क्योंकि ये शेल है। तो ड्यू टू शेल टू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। क्यों होगी?
क्योंकि ये जो आर रेडियस वाला जो शेल हम कंसिडर कर रहे हैं ये इसके अंदर आ गया, और हमें पता है शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0। ड्यू टू शेल वन, ड्यू टू शेल वन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उसके बाहर आ गया, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। तो यही हमें बताना है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखना पड़ेगा, हाँ इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको पोलराइजेशन की वैल्यू दी है। तो सबसे पहले तो आपने एक पढ़ा है कि डाइलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है एप्सिलॉन ई प्लस पी। पी का मतलब है पोलराइजेशन, पी का क्या मतलब होता है, पोलराइजेशन, ठीक है। हाँ जी, अब यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको पी के फॉर्म में लाना है, के फॉर्म में लाना है, पी के फॉर्म में लाना है। पी के फॉर्म में कैसे लाएं, डी जो है डी, इस डी को मैंने लिख दिया एप्सिलॉन ई माइनस एप्सिलॉन नॉट ई इक्वल्स टू पी, इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ से हम ये जानते हैं कि एप्सिलॉन आर किसके बराबर होता है, वो होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ से कॉमन निकाल लिया मैंने एप्सिलॉन ई कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ बन गया 1 माइनस एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन, ये बन गया, और ये बन गया पी। अब एप्सिलॉन ई और 1 माइनस ये हो गया 1 अपॉन एप्सिलॉन आर, ये हो गया 1 अपॉन एप्सिलॉन आर और इक्वल्स टू पी। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एप्सिलॉन ई, ये हो जाएगा एप्सिलॉन आर माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर, तो ये पी हो गया। एप्सिलॉन ई की वैल्यू किसके बराबर हो गई, डी के बराबर। तो यहाँ से पी की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी एप्सिलॉन आर माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर इंटू डी। ऑप्शन चेक करो कौन सा ऑप्शन सही मैच कर रहा है। ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किधर की तरफ ले जाएगा, इसको नीचे की तरफ। तो ये पार्टिकल आ रहा है ऐसे और इलेक्ट्रिक फील्ड लग गया ऐसे, ठीक है। तो ये इसको इस तरह से ले जाएगा अपने साथ, इस तरह से ले जाएगा, मतलब जो पाथ बन जाएगा इसका वो कैसा बन जाएगा, पैराबोलिक। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि AMU फिजिक्स एंट्रेंस 2016 में आए हुए हैं। मोस्टली जो क्वेश्चंस है मैंने आपको कराने की कोशिश की है, एंड आई होप जो सॉल्यूशंस है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो को छोड़ने के पहले प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर देना, और बाकी के भी जो वीडियोज़ हैं आने वाले दिनों में आने वाले हैं। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं MSc फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम की, तो अभ्यास 2.0 बैच जो मैंने स्टार्ट किया हुआ है वो ज्वाइन कर सकते हैं आप। उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसके ऊपर वो आपको बैच मिल जाएगा। उस बैच में आपको काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के PYQs भी देखने को मिलेंगे, लाइक जामिया मिलिया इस्लामिया के PYQs आपको उस बैच के अंदर मिल जाएंगे। इसी तरह से AMU के अभी जो यहाँ पर आएंगे वो 2016 के PYQs ही आएंगे खाली, बाकी के जो PYQs है वो आपको उसी बैच के अंदर देखने को मिलेंगे। हिमाचल यूनिवर्सिटी के मिल जाएंगे, राजस्थान यूनिवर्सिटी के, मतलब जितने भी PYQs हैं जो मेरे पास हैं वो धीरे धीरे वहाँ पर अपलोड हो रहे हैं, तो वो भी वहाँ पर आपको मिलेंगे। तो आप अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के MSc फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम की, तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय।